हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी बात बीच में कट गई थी। मैं यही बात कर रहा था कि यार इन्होंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ की ना कि ये थ्रेट्स तो मौजूद है। अगर हम फुली इसको मतलब वो कर नहीं सकते ना, लेकिन अगर हम एक चेक लगा लें फिसाइल मटीरियल पर, तो किसी ना किसी तरीके से हम इन थ्रेट्स को या इन कंसर्न्स को मिटिगेट कर सकते हैं। मोहम्मद अल-बरादी भी यही बात करता है द एज ऑफ डिसेप्शन एंड द न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इन ट्रेचरस टाइम्स बुक में, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, जिस तरह आपके पास ये सीडीबीटी ना, सीडीबीटी जब हमारे पास ये प्रपोज हुई थी ना, और अभी ये इन्फोर्स नहीं हुई, ठीक है। जिस तरह ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, सीओडी उसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह उन्होंने ये चीज मतलब वो नीड फील करके मतलब ये चीज प्रपोज की। इसी तरह एफएनसीटी भी जो है ना, आपके पास कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के अंडर ही प्रपोज हुई थी। ये बात आपने याद रखनी है कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास डिफरेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, इंक्लूडिंग द अनरिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और बाकी स्टेट्स, ये बैठकर ये डिसाइड करती हैं कि हम किस तरह डिसआर्मामेंट की तरफ ग्रेजुअली जा सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूरी समझी कि यार हम ऐसा कर लेते हैं कि ये मसले मसाइल तो मौजूद है, ठीक है, तो हम ये फिसाइल मटीरियल पर मतलब कोई चेक लगा लेते हैं। तो अगर ये चेक लग जाए, ये कंसर्न्स मिटिगेट हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए, तो आगे जाकर हम इवेंचुअली डिसआर्मामेंट की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या था, वही ऑब्जेक्टिव जो कि दूसरों का था कि यार किसी तरह प्रोलिफरेशन को रोका जा सके, ठीक है, और हम इवेंचुअली डिसआर्मामेंट की तरफ जा सकते हैं। इसमें डिक्लेरेशन क्या बताई गई, जो कि इनकी बेसिक डिक्लेरेशन है ना, ठीक है। बेसिक डिक्लेरेशन यही है कि यार आपके पास जो है ना वेपन ग्रेड यूरेनियम की एनरिचमेंट को बैन किया जाएगा। मतलब सिंपल सादा ये है कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स विल बी बैंड ऑनवर्ड्स। कि मतलब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो एनरिचमेंट है ना, आपके पास ये फिसाइल जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है यूरेनियम, उसको रोका जाएगा। मतलब यही है यार कि बस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उसको यूज करो, इसके बाद जब आप उसको रिसाइकल करते हो और रीप्रोसेस करते हो, ये इन सारे प्रोसेस पर बैन होगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारे पास मजीद न्यूक्लियर वेपन्स ना बने, मतलब वर्टिकल प्रोलिफरेशन ना हो, ठीक है। और हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस तरह लेकर हम डिसआर्मामेंट की तरफ जा सके। तो इसमें यही बुनियादी डिक्लेरेशन बताई गई कि यार आज के बाद, ठीक है, इस ट्रीटी के अंडर जो हमारे पास फिसाइल मटेरियल की प्रोडक्शन हो रही होती है ना न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, इसको बैन कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। इसमें ये बात नहीं की गई कि यार आप यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं उसको बैन कर दें। इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के बैन की बात नहीं की गई, बल्कि आपके पास जो वेपन ग्रेड मतलब यूरेनियम होता है ना और प्लूटोनियम, उसकी प्रोडक्शन पर बैन लगाया जाएगा। सही है। तो ये चीज इसमें बुनियादी तौर पर बताई गई। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं, तो वही बात यहाँ पर मतलब हम दोहराते हैं कि यार कोई टेंजिबल रिजल्ट्स अभी तक नहीं निकले, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये एक इफेक्टिव अरेंजमेंट है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ना तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स इसके निकल सकते हैं। मोहम्मद अल-बरादी भी यही कहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बुनियादी चीज को टारगेट किया गया है कि अगर वही चीज मतलब आप प्रोडक्शन करने से रोक रहे हो जो कि आगे जाके न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, ठीक है, और उसी स्टेज पर सिर्फ एनरिचमेंट को अलाउ कर रहे हो या प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल को, जो कि सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी पर पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोलिफरेशन को रोक सकते हो, एवेंचुअल डिसआर्मामेंट की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपके पास टेंजिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए, मतलब क्यों हमारे पास कोई रिजल्ट्स इसने अचीव नहीं किया? जी हसीब, आप क्वेश्चन आपका कोई क्या क्या पूछ रहे हैं आप? यस सर। सर जो फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है ना, वो भी इसी के अंदर आ जाता है, तो नहीं, फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के जो बाय प्रोडक्ट्स आपके पास निकलते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट्स जो है ना, दे मतलब वो आपके पास न्यूक्लियर मतलब वेपन ग्रेड जो आपके पास फिसाइल मटेरियल होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने में आपके पास काफी मतलब वो आसानी पैदा कर देते हैं।
मतलब आपको फिर एनरिचमेंट के लिए बहुत ही कम टाइम चाहिए होता है वेपन मतलब वेपन ग्रेड मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपके पास ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है भी ना, तो उसके बाद आप मजीद उसको एनरिच नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप मजीद एनरिच करते हैं, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी तो आपने प्रोड्यूस कर ली। उसके साथ अगर आप एनरिचमेंट करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, वो तो आप हाईली एनरिच्ड यूरेनियम फिसाइल मटेरियल, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम ही बना रहे हो, ठीक है, तो वो तो आप सिर्फ सिंपल सादा वेपन में यूज कर रहे हो। तो उसी स्टेज पर मतलब रोकने की बात की गई, ठीक है, कि इसके बाद प्रोडक्शन को बैन किया जाएगा क्रॉस द बोर्ड। लेकिन इसमें कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? वही बात यहाँ पर आ जाती है कि इसमें मसले मसाइल मौजूद हैं। कौन सा मसला? बुनियादी तौर पर दो मेन मसले हैं। सबसे पहला मसला कौन सा है? पहला मसला यह है कि जो अभी तक जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है ना फिसाइल मटेरियल का, उस पे कोई बहस नहीं की गई। इसमें चाहिए तो ये था कि आपके पास सारे स्टेट्स को ये कहा जाता कि यार फिसाइल मटेरियल की इतनी तादाद आप सब रख सकते हो, इस लिमिट पर हम आके रुक जाएंगे, इसके बाद सारी प्रोडक्शन को बैन किया जाएगा, ताकि हमारे पास पैरिटी रहे ना। पैरिटी इन सेंस ये रहे कि दूसरा स्टेट आपके पास किसी एडवर्सरी स्टेट के मतलब अगेंस्ट थ्रेट ना फील करे कि यार अभी तक मैंने कितना फिसाइल मटेरियल जमा किया। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 1000 टन फिसाइल मटेरियल है, ठीक है, और आपका जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है उसके पास इस टाइम में 5000 मतलब टन फिसाइल मटेरियल है। तो अगर ये ट्रीटी आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो क्या है आपके पास, आप तो मजीद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो डिफरेंस आप दोनों के दरमियान है वो तो मौजूद रहेगा ना। तो अगर ये मौजूद रहता है और कल को आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आपके पास कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है, तो आपने तो अपने सिक्योरिटी का तो सत्यानाश कर दिया ना यहाँ पर। तो ये सारे स्टेट्स जो है ना, जो कि आपके पास इस चीज पर जो पॉइंट रेस ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि यार आप इस डिक्लेरेशन में, इस ट्रीटी में ये पॉइंट भी डिस्कस कर लो कि जो अभी तक स्टेट्स के पास स्टॉक फाइल्स मौजूद है ना ये फिसाइल मटेरियल के, उसको भी डिस्कस कर लो। मतलब उसके लिए भी ऐसा मैकेनिज्म बना लो कि चलो अगर आप उनको ये नहीं कहते कि 5000 से 1000 पे आ जाओ, तो एटलीस्ट आप हमें अलाउ कर दो कि हम 1000 से 5000 पर चले जाएं, पर इसके बाद हम फिसाइल मटेरियल डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैरिटी होगी, हमें थ्रेटन फील नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होने की वजह से यहाँ पर भी आपके पास मसले मसाइल आ रहे हैं। जो स्टेट्स ये पॉइंट रेस कर रहे हैं, यही कह रहे हैं यार हमारे तो अपने सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अगर हमारे न्यूक्लियर स्टॉक फाइल इतना कम है और हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इतना ज्यादा है, तो आगे जाकर तो ये चीजें किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो ये तो मैं डिसएडवांटेज में हूँ, तो मैं क्यों इस ट्रीटी को साइन करूँ? तो ट्रीटी को ये चाहिए कि ये पॉइंट भी इसमें इंकलकेट कर ले। तो एक मसला ये है। दूसरा मसला सिर्फ इस चीज का नहीं है, ये इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन के भी मसले हैं, क्योंकि स्टेट्स ये कह रहे हैं अपनी मर्जी से, मतलब वो ये खासकर यूएस और इंडिया ये कह रहा है इसमें कि जो ट्रीटियम है ना इसकी इंस्पेक्शन की इजाजत हम आपको नहीं देंगे। मतलब ट्रीटियम के जो आपके पास वो ज़खायर मौजूद है ना इन स्टॉक फाइल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास अगर ये ट्रीटी अमल में आती है तो फिर ये भी इंश्योर करना होगा कि एग्जैक्टली कितने कितने स्टॉक फाइल्स हर एक स्टेट के पास मौजूद है, ताकि फिर एनुअली इंस्पेक्शन होती रहे और हम ये इंश्योर करें कि क्या उन्होंने मजीद फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस किया है या नहीं किया। तो इसके लिए आपके पास इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास इसमें भी मसले मसाइल मौजूद है। वो ये कुछ स्टेट्स कहते हैं कि वेरिफिकेशन इस मैकेनिज्म के साथ होनी चाहिए, कुछ एक्सेस नहीं देते, और अगर एक्सेस देते भी है तो लिमिटेड एक्सेस देते हैं, जिसकी प्राइम एग्जांपल आपके पास यूएस और इंडिया, जो ये कहते हैं कि यार ट्रीटियम की इंस्पेक्शन की इजाजत हम नहीं देंगे। वो टेक्निकल रीजन इसकी बता देते हैं, लेकिन सेकंड स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है कि इट विल हाइड देयर एक्चुअल कैपेबिलिटी। वो टेक्निकल रीजन यही रहते हैं कि जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, आप इसको इंस्पेक्ट करते हो, तो इसकी शेल लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। अगर शेल आप इसको इंस्पेक्ट करते हो, शेल लाइफ इसकी कम है, तो ये इनइफेक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन अगला इस पे क्या कहता है? अगला इस पे ये कहता है कि आपके पास ट्रीटियम जो है ना, ये अगर इसको आप छुपा लेते हो तो ये आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज को पा रहा है। तो फिर यही मसला, यही इशू होगा बाकी स्टेट्स को कि यार
बात यह है कि वी आर नेवर श्योर अबाउट द अदर स्टेट, क्या उसके पास वाकई इतना फिसाइल मटेरियल है कि नहीं है जो कितना जो डिक्लेयर कर रहा है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये स्टेट भी फिर मतलब फिसाइल मटेरियल चुपके चुपके से प्रोड्यूस करेगा। तो जो पहले वाले कर रहे थे वो भी अपनी कैपेबिलिटीज को क्यों छुपा रहे थे, क्योंकि वो थ्रेटन फील करते हैं, वही कहते हैं कि यार अपनी सिक्योरिटी अपनी खुद ही करनी है, तो इसलिए अगर मैं कोई चीटिंग कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को मतलब प्राइम रखूंगा। इस तरह अगर बाकी भी उनको देखते हुए मतलब मिरर इमेजिंग का वो फिनोमेना हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन और टेक्निकल टर्म में, तो वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको कौन सी चीज नजर आती है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ना होने की वजह से और सिक्योरिटी कंसर्न होने की वजह से आपके पास इन ट्रीटीज में मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ही थीम को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और यही पॉइंट जो है हमारे क्रिटिकल एनालिसिस का, क्रिटिकल एनालिसिस पंच लाइन होगी, जो कि आपके पास तमाम न्यूक्लियर जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आपने मतलब कॉम्प्रहेंसिवली सारे कंसर्न्स को देखकर एक सेंट्रल थीम को नहीं पहचाना, उस पर काम नहीं किया, तो ये सारी चीजें आप करते रहो, इसके कोई नतीजे नहीं निकलने वाले। ठीक है, करंट स्टेटस इसका क्या है, जिस तरह आपके पास ये जो पिछली वाली ट्रीटी थी सीटीबीटी, तो इसी तरह का काम इसमें भी है कि हमारे पास ये भी इन्फोर्स्ड नहीं है। क्यों इन्फोर्स्ड नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस है, इस पर डिफरेंसेस है। किस हवाले से, इसी हवाले से जो कि आगे हमने पीछे हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, एग्जिस्टिंग स्टॉक फाइल्स की जो इशू है और आपका इशू है, और आपके पास इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन का जो इशू है। तो आपके पास ये ट्रीटी इन्फोर्स्ड नहीं है, सीटीबीटी भी इन्फोर्स्ड नहीं है और ये भी इन्फोर्स्ड नहीं है। ठीक है, बस इस पर सिर्फ बहस होती रहती है कि हम किस तरह इस चीज को मतलब रेटिफाई करवा के इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने ये कंसर्न्स पहले एड्रेस करने होंगे। पाकिस्तान ने इस पर अपना वीटो दिया हुआ है, ठीक है, इस पर अपना ऑपोजिशन वोट रखा हुआ है, तो आपके पास इसके मतलब इसके लिहाज से हम आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक ये कंसर्न्स एड्रेस ना हो। और ये बात जो मैंने आखिर में की लिखी हुई है ना, ये एग्जैक्टली मैंने कहाँ से कॉपी की हुई है ये लाइन, आपके पास जो एफएमसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना अंडर यूएन के मतलब UN.org, मैंने इसका लिंक दिया भी हुआ है। तो इसमें एफएमसीटी को आप पढ़ेंगे, उसकी सबसे आखिरी लाइन यही है कि in order for negotiations to begin on an FMCT, ठीक है, पाकिस्तान will have to remove its opposition vote and a consensus to move forward। मतलब यही है कि आपके पास कंसेंसस की जरूरत होगी और पाकिस्तान को अपना वीटो मतलब हटाना होगा। लेकिन इसमें एक और बात भी की गई है कि ये जो कंसर्न्स पाकिस्तान ने शेयर किया है मतलब किया है ना, ये पाकिस्तान ने जो कंसर्न्स मतलब उठाए हैं, यही कंसर्न्स बाकी स्टेट्स भी शेयर करते हैं। सो इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान इज परसुइंग अ प्रिंसिपल्ड पॉलिसी। वो ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट ना करो, लेकिन अगर आप ये लूप होल्स इसमें छोड़ रहे हो तो ये तो आप मसले मसाइल खड़े कर देता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, बाकी स्टेट्स भी यही राय शेयर कर रहा। एफएमसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान का जो कंसर्न है बाकी स्टेट्स भी शेयर करते हैं। इज इट क्लियर? फिर का Yes, sir. किया हुआ है, पाकिस्तान जो है मतलब यार क्या ही बस क्या का किस बात का बंदा अफसोस करे ना। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान की पोजीशन एफएमसीटी के हवाले से क्या है, तो यार इस पिछले से आपको पता चल गया होगा। पाकिस्तान यही कहता है कि यार हम ट्रीटी को साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेट होनी चाहिए। यूनिवर्सल सारों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, वेरीफाइबल हमने सेकंड पॉइंट ऑफ कंटेंशन में पढ़ लिया कि अगर आप वेरिफिकेशन सही तरह नहीं कर रहे, ठीक है, तो किस तरह आप श्योर हो सकते हो कि बाकी स्टेट भी वही पॉलिसी फॉलो करेंगे जो कि आप फॉलो कर रहे हो। क्योंकि आप अगर डाउट्स को मतलब जगह दे रहे हो, देन फिर क्या होगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज होंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज होंगे तो वही काम होगा जो कि पिछले मतलब चला आ रहा है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगी, चाहे वो वर्टिकल प्रोलिफरेशन हो या चाहे हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, और डिसआर्मामेंट की तरफ हम नहीं जा सकते। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपके पास तो इंडिया के पास इतने ज्यादा स्टॉक फाइल्स है, पाकिस्तान के पास उसके लिहाज से फिसाइल मटेरियल कम है। ठीक है, इसी तरह बाकी स्टेट्स को देख ले जो कि आपके पास इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके कितने ज्यादा स्टॉक फाइल्स है, चाहे
आपके पास अभी तक रशिया होगा और अभी आपके पास वो यूएस भी उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया, तो सबसे ज्यादा स्टॉक फाइल्स 90% ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल स्टॉक फाइल्स जो है वो आपके पास रशिया और यूएस के पास है। तो पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा? पाकिस्तान इस अरेंजमेंट को मानेगा? पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर वो नहीं कर रहे इसके प्रिंसिपल स्टांस को जो बाकी स्टेट्स भी शेयर करेगा और उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो लाजमी बात है पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और कर भी नहीं रहा, और पाकिस्तान अपने फिसाइल मटेरियल की प्रोडक्शन जारी रख देगा। क्योंकि अगर वो ये जारी नहीं रखता है ना, सो इट विल पुट पाकिस्तान एट डिसएडवांटेज अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, और पाकिस्तान यही कहता है कि हम जो ये एनरिचमेंट कर रहे हैं ना, इट इज इन अकॉर्डेंस विद इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इट इज इन अकॉर्डेंस विद इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। इसमें बुनियादी बात ये है कि यार इट इज डिफेंसिव इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, वो डिफेंसिव है। तो ये डिफेंसिव पर्पस के लिए ये चीजें वो अगर रेटिफाई नहीं करते, तो इस वजह से रेटिफाई नहीं करते क्योंकि ये जेन्युइन कंसर्न्स मौजूद। ये जेन्युइन कंसर्न्स किस चीज को मद्देनजर रखकर हम पेश करते हैं? हम अपने करने। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। यार इवनिंग में मेरे ख्याल में कर लेते हैं, ये कुछ ही स्लाइड्स हैं, ठीक है, लेकिन इसको जरा डिटेल से डिस्कस करना है तो अभी ये कंप्लीट नहीं होगा। ट्रीटीज हमारे सारे हो गए, ठीक है। आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आया भी था ना, वो इसी के लिहाज से 2019 में आया था, ठीक है, जो कि हमने स्किप कर दिया था क्योंकि हमें वो आता नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में हो गए ना कि किसी भी ट्रीटी के हवाले से आपसे बंदा क्रिटिकली मतलब वो पूछ लेना क्वेश्चन कि क्या चीज़ है, तो आप उसको ना सिर्फ डिक्लेरेशंस बता सकते हो, बैकग्राउंड बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हो, बल्कि ये भी बता सकते हो कि इसकी करंट स्टेटस क्या है, पाकिस्तान के इसके लिहाज से ये क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ किन हक़ाइक़ को मतलब मद्देनज़र रखकर मतलब हमने दिया हुआ है, और क्या बाकी स्टेट्स ये मौक़िफ़ मानते हैं या नहीं मानते, और कितनी ज़्यादा इस इसको ना करने की जरूरत है। और अगर ये बुनियादी चीजें आपको पता हो, नॉर्मली मैं जब एग्जाम दे रहा था मुझे नहीं पता था इन चीजों का कि यार ये ट्रीटी असल में इन्फोर्स है भी कि नहीं है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। बस यही कि यार फिसाइल मटेरियल में प्रोडक्शन कम करने की बात की गई है, कट ऑफ ट्रीटी में मतलब सीटीबीटी में डेस्क को बैन किया गया, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो वो इस लिहाज से था कि ये जो सीटीबीटी या कोई दूसरी ट्रीटी की वो बात कर रहे थे, ये हमारे पास आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है। तो ये आंसर अभी आपको आता होगा और उस टाइम मुझे नहीं, मतलब हमें नहीं आता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज उस तरह पढ़ी नहीं थी जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर पॉलिटिक्स एंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम एंड द प्रोलिफरेशन रिजीम, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी इवनिंग में इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशंस में अगर ऐसे पॉइंट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल जो कंट्री पहले मतलब कूद पड़ती है कॉन्फ्लिक्ट में, तो वो ये जो वेपन्स की बात होती है या फिसाइल मटेरियल की बात होती है तो वो शेयर करेगा। तो ऑब्वियसली कोई एनिमी कंट्री तो ये नहीं चाहेगा ना कि उसका जो एनिमी है वो उसके साथ खड़ा हो बराबर में या उससे आगे हो, तो फिर ये डिसआर्मामेंट मुमकिन है हो सकती है, क्योंकि फिर कोई रखेगा नहीं ज्यादा वेपन्स वगैरह, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। तो हम तो यही थीम डेवलप कर रहे हैं, यही बात। तो आपके पास जो रिकमेंडेड बुक है ना, द एज ऑफ डिसेप्शन, मोहम्मद अल बरादी की, जो एक्स हेड है आईएईए का, वो यही थीम तो डेवलप कर रहा है, इतनी बड़ी इतनी एग्जांपल और सारा कुछ समझा के कि यार जब तक आपके पास जिन वजूहत की वजह से ये सारी चीजें हो रही है ना, जिन वजूहत की वजह से ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स हो रही है सारा कुछ, जब तक आपने उस कोर इशू को हल ना किया हो ना साइनर्जिस्टिकली और कलेक्टिवली, तब तक ये चीजें आपके पास हल नहीं हो सकती। चाहे आप जितने भी अरेंजमेंट्स ले आओ, आपके पास चीटर्स मौजूद रहेंगे और यू आर नेवर श्योर अबाउट इट कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह मतलब वो किस डायरेक्शन में इस्तेमाल होगी। वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है कि आप ग्लोबल सिक्योरिटी को क्या शेप देते हो। ग्लोबल सिक्योरिटी को शेप करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम बनाना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि there is either going to be coexistence or no existence। तो यही बात कर रहे हैं। तो यार ये चीजें आपको मतलब इंशाल्लाह वी आर गोइंग इन सच अ डायरेक्शन कि आप वो चीजें कनेक्ट कर सकोगे।
यही इसीलिए हमें ये रिकमेंड करते हैं कि यार जब बंदा आए ना एग्जाम देने या एग्जाम के बाद, तो उसको चीजें सही तरह पता हो कि यार असल में हो क्या रहा है और आगे रास्ता क्या है, क्योंकि यही आपके पास सोल्यूशंस भी है ना, जो मैं बार बार पॉइंट हाईलाइट कर रहा होता हूँ, तो ये तो आपके पास सोल्यूशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में हम इसी सोल्यूशन पर तो कन्वर्ज करेंगे, फिर उस सोल्यूशन के लिए क्या करना है वो तो सबको पता है कि ये सोल्यूशन आपने वो कर लिया तो चैलेंजेस हल हो जाएंगे, चैलेंजेस हल हो जाएंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास अचीव हो जाएंगे। सिंपल एज दैट। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 Sir, following realism, do you believe के collective security possible है? रियलिज्म पर नहीं, रियलिज्म पर हम नहीं आए। इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव्स को आज रात वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। उसमें मैं सारा आपको बता दूंगा कि रियलिज्म क्या कहता है और रियलिज्म का फ्यूचर इसके लिहाज से क्या है, लिबरलिज्म क्या कहता है, क्या होप्स है, क्या हर्डल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरलिज्म इसके लिहाज से क्या कहता है। सो डोंट मिक्स थिंग्स, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन है अभी सिर्फ उसमें करते हैं, जब मैं वो कवर कर लूँ तब आप क्वेश्चन करना। जी अभी तक कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है यार, बस मैं 2 मिनट में जरा जल्दी यार इंट्रो हमने पढ़ा। हेलो 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 यार, मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ 1-2 मिनट में और फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं, ठीक है यार। आपके पास इंट्रो हमने पढ़ा कि यार इंटरनेशनल सिक्योरिटी किस तरह हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट रहा है किसी भी सोसाइटी का। लेट मी म्यूट ऑल। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? यार आपकी आवाज और वो जो 5 कंट्रीज जी सर, ये आवाज आपकी काफी कट रही है। जी 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 क्वेश्चन करें दोबारा। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, आपकी आवाज सही है। ये जो क्वेश्चन कर रही है काइंडली जरा रिपीट कर ले मुझे, और मुझे समझ नहीं आई, वो काफी लैग आ रहा था उसमें। अच्छा जी, तो यार हमने इंट्रो पढ़ा, सिक्योरिटी इज ए यूनिवर्सल फैक्ट, हर एक सोसाइटी का एसेंस रहा है। फिर डिफरेंट व्यूज उसको परस्यू करते हैं, फिर उसमें आगे आके जिस तरह चैलेंजेस बढ़ते गए उसी तरह हमारे रिस्पॉन्सेज बढ़ते गए, रिस्पॉन्सेज की इंटेंसिटी बढ़ती गई, उसकी क्वालिटी बढ़ती गई। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर न्यूक्लियर एरा का आगाज होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है वो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर एज पर आए कि कितने अदवार हमारे पास गुजरे, अभी हम किस दौर में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स की जब न्यूक्लियर एज मतलब खत्म हुआ, हमारे न्यूक्लियर स्टेट्स मतलब इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर एज ने स्टेट्स को किस तरह शेप किया न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो हमारे पास न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स आ गए, 4 कैटेगरीज आ गई। फिर 4 कैटेगरीज के अंदर किस तरह इंटरेक्शन होती है, किस तरह रिलेशंस इनके शेप होते हैं न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव के हवाले से, वो हमारे पास न्यूक्लियर पॉलिटिक्स डिफाइन करती है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स से 5 पर्पसेस है, 5 पर्पसेस के बाद फिर हम इस पे पहुंचे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होती है, ठीक है। प्रोलिफरेशन में हमने ये कह दिया कि इसके लिए कंडीशंस क्या होगी, किस किस फॉर्म में हो सकती है, फिर किन तरीकों से होती है। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि न्यूक्लियर इस चीज को चैलेंज करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम की शक्ल में आया। फिर उसको हमने 3 कैटेगरीज में मेनली वो फॉल करता है। पहले हमने आईईए पढ़ ली 1957, फिर आपके पास वो क्या आ जाती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास कौन सी वो ट्रीटी आ जाती है, एनएसजी का वो अरेंजमेंट आ जाता है। हर एक चीज की अपना बैकग्राउंड था, हर एक आपके पास आईएईए था तो उसमें लूप होल्स फुलफिल करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पास एनपीटी बनी, एनपीटी में जो लूप होल्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एनएसजी बन गई। फिर उसके बाद हम आए कि यार इसके पर्पस को सही तरह मतलब कुछ अचीव हुए कुछ अचीव नहीं हुए, चैलेंजेस हमने सारों को आइडेंटिफाई किए, ठीक है। और हमने सारों में यही देखा कि सिक्योरिटी कंसर्न होने की वजह से हमारे पास मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, चाहे वो वीक स्टेट्स की तरफ से हो या चाहे पावरफुल स्टेट्स की तरफ से हो, ठीक है। एक चीज कॉमन है सिक्योरिटी कंसर्न। फिर उसके बाद हम आए कि यार फिर इसके अलावा नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम में आर्म्स कंट्रोल या आर्म्स को मैनेज करने के लिए, डिसआर्ममेंट के लिए क्या एफर्ट्स किए गए। तो हमने मेनली 3 कैटेगरीज में मतलब ये एफर्ट्स हमने डिवाइड कर ली जो कि हमारे पास हुई है आज तक। इसमें सबसे पहले कौन सी आ गई, एलटीबीटी या पीटीबीटी, ठीक है। हमारे पास ये सोवियत यूनियन और ये यूएस और यूके के दरम्यान में स्टार्ट में हुई थी, ठीक है। इसके आफ्टर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बैकग्राउंड हमने सारा समझा दिया। फिर उसके बाद
उसको हमने एक्सप्लेन करके पाकिस्तान की पोजीशन उस पर बता दी, और हमने ये मतलब चीज़ अखज़ की कि यार न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में इफेक्टिवनेस है जब एज लॉन्ग एज आप अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हो। एलटीबीटी उसकी प्राइम एग्जांपल है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते गए कि यार सीटीबीटी में हमने जो लूप होल्स थे ना, जो कि हमने छोड़े हुए थे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को किस तरह रोका जा सके और हमारे पास डिसआर्मामेंट की तरफ किस तरह जा सके, तो उसमें हमने सीटीबीटी में एड्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, सीटीबीटी में हमने आउटराइट मतलब उसको बैन कर दिया इन एनी एटमॉस्फेयर एंड बोथ फॉर मिलिट्री एंड सिविल पर्पसेस। लेकिन उसमें मसाइल क्या पेश आए कि वही चीज़ है कि आपके पास जो स्टेट्स उसके लिए रिक्वायर्ड थी ना उसको रेटिफाई और ये करने के लिए, या तो उन्होंने साइन नहीं किया या उसको रेटिफाई नहीं किया। तो ये हमारे पास जिसके अंडर ये और मतलब सीटीबीटी के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन बननी थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनना था और जो ऑब्जेक्टिव्स उसने अचीव करने थे, उस पर आज तक कोई काम नहीं हो सका है। कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट ने इस चीज़ को तो प्रपोज किया था, स्टेट्स ने इस पर सब्सक्रिप्शन भी हासिल कर ली, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं निकले। और एनुअली हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस होती है जिसमें ये बात डिस्कस होती है कि किस जो जिन स्टेट्स की रेटिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड है ना, ठीक है, इनकी स्टेट्स की रेटिफिकेशन को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, पाकिस्तान का इसमें क्या मौक़िफ़ है वो हमने डिस्कस कर लिया, और क्यों ऐसा मौक़िफ़ है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, और वो पॉलिसी कितनी प्रिंसिपल्ड है या नहीं है वो हमने मतलब प्रूव कर दी। ठीक है, उसके बाद फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी पर हम आए, उसका बैकग्राउंड हमने बता दिया कि यार ये जो चीज़ है तो किसी पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा काम कर लेते हैं कि यार इस पर एक चेक लगा लेते हैं। अगर हम चेक लगा लें और मजीद एनरिचमेंट को हम रोक लें जो कि न्यूक्लियर वेपन्स मतलब यूज होनी है, ठीक है, तो हम किसी ना किसी तरीके से थ्रेट्स को मिटिगेट कर सकते हैं और हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन को न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मजीद एनरिच करने पर बैन लगा दिया गया। क्यों बैन लगा दिया गया? ताकि आपके पास फिसाइल मटीरियल वेपन ग्रेड वाला हमारे पास प्रोड्यूस ना हो। फिसाइल मटीरियल वेपन ग्रेड वाला प्रोड्यूस नहीं होगा तो मजीद आर्मामेंट्स आपके पास स्टेट्स नहीं बना सकेंगे, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल ये आपके पास ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन को रोका जा सकेगा। इस तरह अगर आपके पास आर्म्स कम हो तो इनके चोरी होने या बाकी स्टेट्स को एक्सपोर्ट करने के भी चांसेस कम हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन भी रोकी जा सकती है। इस तरह हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब होने के बाद हम डिसआर्मामेंट की तरफ इवेंचुअली जा सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या आया, इसमें आपके पास पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन थे। पहला ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉकपाइल्स में क्या किया जाएगा, दूसरा आपके पास यह है कि आपके पास ये जो वेरिफिकेशन और आपके पास इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म है ना, ये डिफरेंट स्टेट को ये क्या कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मर्जी से होना चाहिए। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को मतलब मद्देनजर रखकर। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि ये ट्रीटी भी अभी तक एनफोर्स नहीं है। सो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, वो कितनी प्रिंसिपल्ड, वो हमने डिस्कस कर ली। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ओके, लेक्चर खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह इवनिंग में इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।